हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे वो है आईसीआईसीआई। आपने लास्ट वीडियो में विकासात्मक वित्तीय संस्थान है जो उनके बारे में आईएफसीआई के बारे में पढ़ा था, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बारे में। आज हम जिस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे वो आईसीआईसीआई होगा। आईसीआईसीआई यानी भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। जैसा कि इसका नाम है साख एवं विनियोग निगम, तो ये साख का मतलब आप जानते हो क्रेडिट यानी उधार देना। तो ये सीधी सी बात है, ये उद्योगों के लिए उधार की व्यवस्था करता है। इसके अलावा उद्योगों में ये पैसे इन्वेस्ट भी करता है। तो इस तरीके से उद्योग धंधों में यदि प्रगति लाने के लिए किसी संस्थान ने अच्छे से रोल अपना निभाया आज़ादी के पश्चात, तो ये वो संस्थान है, इसका अहम योगदान है। तो बात करें इस संस्थान की स्थापना के बारे में, ये कब स्टार्ट हुआ, तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को हुई है। तो आज़ादी के पश्चात ये एक ऐसी कंपनी के रूप में इसकी स्थापना हुई जो कि एक अच्छे से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली थी। तो इसकी जो स्थापना है वो विश्व बैंक, सबसे बड़ा जो रोल है वो था विश्व बैंक का। विश्व बैंक की सहायता से एक 3 सदस्यीय विश्व बैंक की सहायता से इसमें 3 सदस्य थे, उनके द्वारा एक समिति बनाई गई और इस संस्थान की स्थापना जो की गई थी। अब बात करें इस संस्थान के बारे में और कि ये जो संस्थान है वो किस तरीके से काम करता है, इसके किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो कंपनी अधिनियम, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, तो इस संस्थान की जो स्थापना है वो कंपनी अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में की गई है। इसकी यदि प्रकृति की बात करें तो वो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जो इंग्लैंड और जो अमेरिका के जो पूंजी बाजार है वहां से इसकी पूंजी का एक बड़ा भाग इसमें शामिल है, वहां की पूंजी बाजारों का। इसलिए इसका जो इसकी प्रकृति का और इसके स्वामित्व की बात करें तो और इसकी प्रकृति की बात करें तो वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसीलिए ये संस्थान है जो बिल्कुल क्या हो जाता है, एक इंटरनेशनल लेवल का बन जाता है। तो इस संस्थान की स्थापना के पश्चात से देश ने काफी तरक्की करी है, औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है, औद्योगिक संस्थानों को फाइनेंस की सुविधा काफी इजी हुई है। इसके बारे में, इसके कुछ उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, इसके कार्य क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके लेते हैं हम उद्देश्य। जैसा कि इसका नाम है भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, तो सीधी सी बात है कि ये उद्योगों के लिए साख की व्यवस्था करता है। अब ये उद्योगों के लिए किस प्रकार की साख की व्यवस्था करता है, किस तरीके से हल करता है, तो यदि इसका मुख्य कार्य करें, मुख्य उद्देश्य, तो वो है उद्योगों को साख उपलब्ध करवाना। मुख्य उद्देश्य क्या होगा, उद्योगों को साख। अब उद्योगों को जब साख मिलेगी तो अपने आप ही वो आगे बढ़ेंगे। तो मुख्य काम इसका ये है। बाकी जो उद्योगों को ये किस प्रकार से हेल्प करता है, वो जो टॉपिक है वो है नंबर 1, निजी क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना, इसके अलावा पुराने जो है उनमें विस्तार करना, इसके अलावा जो पुराने लगे हुए हैं जो औद्योगिक संस्थान है उनमें आधुनिकीकरण करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य। निजी क्षेत्र में पहला है नई स्थापना के लिए हेल्प करना, स्थापना यानी नई कंपनी की स्थापना के लिए, और पुराने के लिए विस्तार और आधुनिकीकरण। तो ये इसका जो पहला है जो इसका उद्देश्य बन जाता है। तो इस तरीके से इसका ये पहला उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो
और विदेशी पूंजी को उद्योगों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। देशी एंड विदेशी दोनों प्रकार की पूंजी को देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका है जो दूसरा काम हो जाता है। और बात करें इसके जो तीसरे जो उद्देश्य की, वो है औद्योगिक विनियोग बाजार में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। औद्योगिक विनियोग बाजार में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य है। फिर भी अगर एक सार स्वरूप इनके उद्देश्यों की बात करी जाए तो उसमें यही निकल के आता है कि इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को आगे बढ़ाना है, वो भी अपने देश। ठीक है, तो भले ही इसकी प्रकृति किसी प्रकार की हो, चाहे विदेशी हो या इंटरनेशनल लेवल की हो, लेकिन ये ऑल ओवर अपने देश के जो उद्योग धंधे उनको आगे बढ़ाने में एक अहम अपना रोल अदा करता है। बात करें इसके कार्यों की, किस तरीके से क्या क्या ये कार्य करता है, तो इसके कार्यों की बात करी जाए तो कार्य में सबसे पहला इसका जो कार्य है वो है मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना। तो ये देश की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता है, जिससे कि वो अपनी जो वित्तीय जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सके और अपने संस्थान को आगे बढ़ा सके। यदि बात करी जाए मध्यकालीन ऋण तो लगभग 1 से 5 वर्ष के बीच में मान लेते हैं, 1 से 5, 3 से 5 भी होगा ये, लेकिन हम 1 से 5 के बीच में इसको मान लेते हैं। और बात करें दीर्घकालीन तो ये है 5 से लेकर 20 वर्षों तक इसकी अवधि होती है। कुछ जगह 5 से 25 वर्षों तक भी इसको देखने को मिलता है। तो ये लगभग 5 से 25 वर्ष मैक्सिमम और 1 से 5 वर्ष, यानी स्टार्टिंग 1 से लेकर 25 वर्ष तक ये जो ऋण की व्यवस्था है जो करवाता है औद्योगिक संस्थानों को। इसके अलावा यदि कोई कंपनी, दूसरा इसका कार्य की बात करें, यदि कोई कंपनी विदेशों से भारी सामान यानी मशीनरी आयात कर लेती है तो उनके जो पैसों की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, यदि अपने देश में हमने कोई भारी सामान पूंजीगत सामान की बात करें, मशीनरी आइटम है, यदि आयात कर लिया है तो हमने जिस देश से खरीदा है हमें उसका पेमेंट उसकी मुद्रा में करना होता है। तो वो जो व्यवस्था है ये बैंक करता है। तो जो पूंजीगत सामान है तो उसकी जो यदि डॉलर में उसका पेमेंट करना है, यदि अमेरिका से हमने सामान खरीदा है तो उसका डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, यदि इंग्लैंड से हमने सामान खरीदा है तो उसका पाउंड में पेमेंट करना पड़ेगा, इसी प्रकार से यदि इटली से हमने खरीदा तो लीरा में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अलग अलग देश की करेंसी है, उसकी व्यवस्था यहाँ का जो उद्योगपति है उसके पास तो नहीं होती है, लेकिन ये इस बैंक के माध्यम से वो जो सारी जो पूंजी की व्यवस्था है वो कर देता है। तो इस तरीके से ये जो संस्थान है वो बहुत ही एक अच्छा काम करता है। तो आयात में हेल्प करना, आयात में सहायता किस प्रकार की है, वो है पूंजी की। ठीक है, इस प्रकार की जिस तरीके से मैंने बताया, तो आयातों में सहायता करना। अब बात करें कि तीसरा इसका कार्य क्या है, तो वो है अंशों ऋण पत्रों का अधिग्रहण करना। अधिग्रहण का मतलब खरीदना। इसका मतलब ये है जब भी कोई कंपनी, नई कंपनी सेटअप होती है, यदि उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो उसके जो शेयर है, अंश है और ऋण पत्र है, जो ये जो आईसीआईसी जो ये निगम है, ये क्या कर लेता है, क्रय कर लेता है, परचेज कर लेता है। तो इस तरीके से उस संस्था को ये आगे बढ़ाने में एक सहयोग प्रदान करता है, उसको फाइनेंस की जरूरतें उस संस्था की पूरी होती है, तो वो अच्छे से प्रोग्रेस करने की ओर बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं देश की तरक्की में इसको फायदा मिलता है। तो इस तरीके से ये जो अंशों ऋण पत्रों का क्या करती है, क्रय करती है, खरीद करती है। तीसरे के बाद में चौथे की बात करें इसके कार्य की, तो वो है अंशों ऋण पत्रों का अभिगोपन करना।
तो अभिगोपन का काम भी यानी अंडरराइटिंग का काम भी ये करती है। एक मिनिमम एक लेवल होता है कि यदि कोई कंपनी अंश जारी कर रही है तो उसके 90% जो उसकी वैल्यू है वो उसके पास से यानी लोग उसके 90% शेयर खरीदने चाहिए। यदि 90% से कम खरीदे जाते हैं तो वापस क्या करना है, रिपेमेंट करना पड़ जाता है लोगों को। तो इसलिए ये क्या करता है, ये जो बैंक है, ये जो निगम है, ये क्या करता है, एक तरीके से उसको अश्योरेंस देता है कंपनी को कि नहीं भी आपके यदि 90% नहीं होंगे तो हम लोग इसको क्रय करके 90% जो आपकी मिनिमम जो लेवल है उसको हम क्लियर करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। तो ये जो काम है वो कमीशन के लिए करता है। तो इससे बैंक को तो फायदा होता है, यानी निगम को तो फायदा होता है कमीशन का, और संस्था को फायदा होता है उसको प्रोग्रेस का। तो इस तरीके से ये इसके जो है अंश और ऋणपत्रों के अभिगोपन में भी ये क्या करता है, मदद करता है। अब बात करें जो नेक्स्ट के 5वें कार्य की, तो वो है विलंबित भुगतानों की गारंटी। यदि कोई औद्योगिक संस्थान ऐसा है जिसने विदेशों से माल खरीद लिया है लेकिन वो थोड़ा लेट कर रहा है पेमेंट करने में, तो उस कंडीशन में ये संस्थान है यानी ये निगम है जो आगे बढ़ के आता है और उस संस्थान के लिए क्या करता है, ये गारंटी लेता है। और जो विदेशी कंपनी है जिसने इंडिया में माल बेचा है अपना, यदि इंडिया वाला पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसकी क्या गारंटी देगा। और ये जो निगम ये कहेगा कि यदि इंडियन कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी तो इसके बदले में हम आपको पेमेंट करेंगे, इसकी हम आपको क्या कहते हैं, गारंटी देते हैं। तो इसलिए विलंबित भुगतानों की गारंटी का भी ये काम करता है। इसके लिए कोई एक जो राशि है जो संस्थानों से, जो औद्योगिक संस्थान है उनसे ये लेता है कमीशन के रूप में मान लो, चाहे अपना चार्ज के रूप में मान लो, लेकिन ये कहीं न कहीं विलंबित भुगतानों की जो गारंटी लेकर के जो संस्थाओं को ये बहुत बड़ा फायदा दिलाता है, जिससे कि उन संस्थानों की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ख्याति है वो वैसी की वैसी क्या है, बनी रहती है। तो बात करें इसके 6ठे कार्य की, तो वो है भारतीय उद्योगों को, नंबर 6 पे भारतीय उद्योगों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं एवं प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो ये इसका एक 6ठा कार्य है, भारतीय उद्योगों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक सेवाएं क्या है, ये उपलब्ध करवाता है। यदि किसी प्रकार की यदि कोई मैनेजमेंट में किसी प्रकार की जो औद्योगिक संस्थान में प्रॉब्लम आ रही है तो ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा कहीं से यदि तकनीक मंगवानी है, सपोज करिए विदेशों से नई टेक्निक लेनी है, तो उसके लिए भी ये जो इंस्टीट्यूट है वो से औद्योगिक संस्थान को हेल्प करता है, विदेशों से नई तकनीक मंगवा के देता है, उनको प्रशिक्षण भी दिलवाता है और कहीं न कहीं ये जाकर के देश के विकास में अपना अहम रोल अदा करता है। तो इस तरीके से ये जो भारतीय औद्योगिक संस्थान है उनको तकनीकी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है, जिससे कि हमारे जो संस्थान है वो तेजी से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। और बात करी जाए इसके जो नंबर 7 में जो इसका कार्य है वो है पुनर्विनियोग के लिए धन उपलब्ध कराना। पुनर्विनियोग के लिए धन उपलब्ध कराना। री इन्वेस्टमेंट के लिए धन उपलब्ध करवाना भी इसका काम है। यदि पैसे की यदि जरूरत पड़ जाती है किसी संस्थान को तो दोबारा से उसके लिए क्या है, ये पैसे दे देता है। तो इस तरीके से किसी भी संस्थान को है, यदि इंडियन कोई औद्योगिक संस्थान है, यदि एक बार पैसा ले लिया है लेकिन फिर भी दोबारा से उसको जरूरत पड़ गई है तो उसको रिफाइनेंस भी ये कर देता है। तो इस तरीके से ये क्या था, इसका 7वां कार्य था। बात करें इसके नेक्स्ट कार्य की, तो वो है विदेशी पूंजी को भारतीय उद्योगों में विनियोजित कराने के लिए प्रोत्साहन देना। तो ये इसका 8वां कार्य है, विदेशी पूंजी को भारतीय उद्योगों में विनियोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना। और यदि विदेशी पूंजी हमारे देश के उद्योगों में पूंजी विनियोजित होगी तो हमारे देश के जो उद्योग हैं वो भी शानदार चलेंगे।
और कुछ नई टेक्निक भी आएगी, और मिलकर के यदि दो देश यदि काम करते हैं तो उनकी टेक्निक हमारे देश में आएगी, और कुछ हमारी टेक्निक का यदि यूज़ में हम करेंगे, मिक्सअप काम करेंगे, तो कुछ नई चीज़ें और कुछ नया देखने को मिलेगा, जो कि कहीं न कहीं एक विकास की ओर बढ़ता हुआ ये संकेत होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।